नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आनंद प्रकाश और आज हम बात करेंगे कि संविधान दिवस क्यों मनाया जाता है, इसका महत्व क्या है और संविधान का होना क्यों जरूरी है देशों के अंदर। और इसको अगर हम संविधान दिवस के रूप में न भी मनाएं तो क्या फर्क पड़ जाएगा। अगर किसी देश में संविधान न हो तो क्या इसका महत्व या नुकसान हो सकता है। अगर संविधान हो और लोकतंत्र ना हो तो इसका क्या फर्क पड़ जाएगा। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस why we are celebrating constitution day। If constitution is absent, then what will happen in any country? If constitution is there but democracy is absent, then what will be the impact, like as China and Pakistan? तो हम इन सब की बात करेंगे इस सेशन में, तो जुड़े रहिए और पूरा ये सेशन देखिए। तो यहाँ कुछ मुद्दे उठ रहे हैं कि आखिर संविधान दिवस क्यों मनाया जाता है। तो इसका एक उत्तर तो आपको बहुत आसान भाषा में मिल ही जाता है और हर जगह उपलब्ध है कि भाई हमने 26 नवंबर 1949 को संविधान को स्वीकार किया। हालांकि पूरे रूप में तो नहीं किया, लेकिन उसके अधिकांशतया जो उसके अनुच्छेद थे उसको स्वीकार कर लिया। तो इसलिए हम 26 नवंबर को मनाते हैं संविधान दिवस। पहले ये कहा जाता था इसको लॉ डे या नेशनल लॉ डे, कानून दिवस कहा जाता था। लेकिन 2015 से जब प्रधानमंत्री मोदी जी पहली बार चुने गए थे तो इन्होंने कहा कि भाई 2015 में ही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की 125वीं जो है जन्म तिथि हो रही थी और इसकी वजह से कहा गया कि भाई आ, इसी दिन को हम लोग मनाया जाए, क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका थी संविधान लेखन में। ही वॉज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कहा जाता है कि संविधान के शिल्पी थे वो। तो अब ये संविधान दिवस जो मनाया जाता है, एक बात तो क्लियर हो गया कि क्यों मनाया जाता है। देखिए, दो बातें आपको ध्यान से देखनी है और वो बात क्या है कि आपको जब हम ये टर्म यूज करते हैं 26 नवंबर 1949 को और एक टर्म यूज करते हैं, एक तिथि यूज करते हैं 26 जनवरी 1950। अब ये तो बच्चों को भी पता है कि भाई हम इस दिन रिपब्लिक डे मनाते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं। वी आर सेलिब्रेटिंग रिपब्लिक डे ऑन दी 26th ऑफ जनवरी एवरी ईयर। हम हमेशा मनाते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। आजादी के बाद से तो हम मना ही रहे हैं। तो ये सबको पता है कि इसी दिन क्या हुआ था, संविधान लागू हुआ था। तो यहाँ एक टर्म होता है एनफोर्समेंट। एनफोर्समेंट का मतलब ये हो गया कि लागू हुआ था, संविधान लागू हुआ था। लेकिन ये जो तिथि है, यहाँ पे संविधान अडॉप्ट किया गया था, स्वीकार किया गया था। तो इसको हम इस रूप में समझते हैं। तो इन दोनों में थोड़ा सा यही अंतर है कि यहाँ पे पूर्ण रूप से लागू हो गया, फुली जो है एनफोर्स कर दिया गया, इसको फुल एनफोर्समेंट थी ये। और यहाँ पे क्या है कि वी अडॉप्टेड आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द 26th ऑफ नवंबर 1949। और इसको बनने में बड़ा समय लगा और ये तिथि बहुत लंबे समय तक चली। आप अगर इसको ऐसे ऑब्जर्व करेंगे तो आप देखेंगे कि 15 दिसंबर से अगर हम इसको जोड़ लें और 26 नवंबर तक, और ये इसकी ईयर जोड़ लें 1946 से लेके और 1949 तक, तो लगभग ये कितना समय होता है, 2 इयर्स। ये 2 वर्ष हो गए, 11 मंथ्स। अब ये बहुत लंबे दिनों तक हमारी संविधान सभा ने इसके बारे में क्या किया, बहुत लंबी लंबी चर्चाएं की। संविधान जब लिखा गया, हमारा जब संविधान लिखा गया, तो ये इतने लंबे वक्त में लिखा गया, लगभग 3 साल। ये एग्जाम में पूछा भी जाता है और नॉर्मल इसकी जानकारी भी होनी चाहिए फैक्चुअल कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से। तो 2 इयर्स 11 मंथ्स 11 डेज, दैट इज द ओवरऑल टाइम टेकन बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली।
अब ये बात तो क्लियर हो गई। अब यहाँ पे आपका ये सवाल है कि जब ये कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया तो इसमें बहुत सारे मेंबर होंगे, ऐसा तो नहीं कि कुछ ही मेंबर होंगे, तो इसमें लगभग 389 मेंबर थे जब संविधान लिखा गया। मतलब जब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो संविधान सभा कहते हैं इसको, तो जब संविधान सभा बनी तो इसमें बहुत सारे मेंबर थे, और जब विभाजन हो गया तो कुछ मेंबर कम भी हो गए। उस समय 389 मेंबर्स थे, अभी पार्टीशन नहीं हुआ था। और जब पार्टीशन हो गया, जब विभाजन हो गया, तो आफ्टर पार्टीशन ओनली हाउ मेनी मेंबर्स लेफ्ट, कितने बच गए? तो अब हो गए 299, यही बच गए थे, और इन्हीं लोगों ने मिलकर भारत का संविधान लिखा पूरी तरीके से, 299। अब ये 299 लोग दिनों रात बैठे, 2 साल 11 महीने 18 दिन ये बैठे, और इन्होंने दिन रात करके संविधान को लिखा। अब संविधान को लिखने का मतलब क्या है कि उस पे प्रस्ताव दिए जाएंगे, उस पे बहसें होंगी, उस पे चर्चाएं चलेंगी, उस पे वोटिंग होगी, और एक लंबी प्रक्रिया को फॉलो किया जाएगा। मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं इसको कि इसमें कितना ये श्रम साध्य था। इट वॉज वेरी टाइम टेकिंग प्रोसीजर, इट वॉज नॉट इजिली अवेलेबल, बहुत ज्यादा ये इजिली अवेलेबल नहीं था, ये बहुत हरक्यूलियन प्रोसेस था, बहुत मेहनत की गई इसमें। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं कि लगभग 60 प्लस देशों का मेहनत देखिए, खाली आप बस इसकी मेहनत देखिए, ऐसा नहीं कि बैठ के और इसको पास कर दिया गया। संविधान दिवस मना रहे हैं तो कम से कम हमें यह पता तो होना चाहिए कि संविधान के पीछे कितनी मेहनत लगी है, तो इसी को याद रखने के लिए संविधान दिवस मनाया जाता है। तो क्या मेहनत थी भाई? 60 प्लस देशों के संविधानों को पढ़ा गया और रीडिंग हुई इसकी बाकायदे, अलग अलग मेंबर्स, अलग अलग कमिटीज इसके लिए काम कर रही थी। कुल लगभग मान के चलिए कि 7635 ये प्रपोजल्स दिए गए, मतलब प्रस्ताव दिए गए कि भाई इस तरीके से संविधान बनाया जाएगा, इस तरीके के इसके नियम रहेंगे, प्रपोजल्स दिए गए। और इनमें से भी आउट ऑफ 7635 हमने, मतलब संविधान सभा ने लगभग 2473 पे डिबेट किया। बताइए, बहस की, ये कितना मेहनत का काम था। संविधान सभा के सभी मेंबर्स, जो 299 मेंबर्स थे, वो बैठ के इस पे बहस कर रहे थे एक एक कानून के ऊपर। उसमें सहमति थी, असहमति थी, वोटिंग थी, तुलना थी, ये सब बातें हो रही थी। अगली बात देखिए, ये कोई हवा में नहीं बन गया है संविधान, बहुत मेहनत की गई है। अगली बात देखिए कि इसमें 165 सिटिंग्स हुई, माने बैठकें, 165 सिटिंग्स हुई, बैठकें हुई, और 11 सेशंस हुए, सत्र जिसको बोलते हैं, 11 सत्र चले, सेशंस। तो ये बहुत मेहनत का काम था, और इसमें सभी मेंबर्स बैठ के समान योगदान दे रहे थे। कुल 22 कमेटी थी, मतलब हवा में नहीं था ये। कितनी कमेटी थी? 22 कमिटीज थी, 22 कमिटीज थी। कुछ लोग कह देते हैं कि भाई डॉक्टर अंबेडकर ही इस संविधान को बनाने वाले हैं। तो देखिए, डॉक्टर अंबेडकर का क्या रोल है। डॉक्टर अंबेडकर निर्विवाद रूप से सबसे विद्वान मान सकते हैं। विद्वान माने सबसे अधिक डिग्री थी, विद्वान तो बहुत सारे लोग थे वहां पे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद, के मुंशी, गोपाल स्वामी अयंगर, कृष्ण स्वामी अय्यर, इस तरह के बहुत सारे लोग थे, मोहम्मद सादुल्ला और पटेल जी, नेहरू जी, सब हैं ही इसमें। तो बहुत सारे मेंबर थे, सब के सब विद्वान थे, लेकिन उनके पास डिग्रियां बहुत अधिक थी। लॉ की भी डिग्री थी, इकोनॉमिक्स की भी डिग्री थी, कुल 32 डिग्रियां थी। आज तक कोई ऐसा नेता हुआ ही नहीं है जिसके पास इतनी एकेडमिक डिग्रीज हो। तो इतने विद्वान थे। और यहाँ पे एक बात समझिए कि इन 22 कमिटीज में से, इन 22 कमिटीज में से एक थी ड्राफ्टिंग कमेटी। अब कुछ लोग समझ ही नहीं पाते हैं
कि ड्राफ्टिंग कमिटी का रोल क्या है। इसको बोलते हैं ना प्रारूप समिति। इसमें 7 सदस्य थे और इसी के अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो अम्बेडकर जी क्या हैं, इसी के चेयरमैन हैं और बाकी और 6 मेंबर्स थे, तो कुल 7 मेंबर हो गए। अब इन लोगों का काम क्या था, जब 22 कमिटीज हैं तो वो जो भेजेंगी सलाह प्रस्ताव वोटिंग करके, ये लोग क्या करेंगे, लॉ एक तरीके से लिखेंगे, लॉ बनाएंगे। जो भी ये 22 कमिटीज होंगी, 22 कमिटीज जो भेजेंगी उसको समझाने का, उसको विस्तृत कानून का रूप देने का, तो लॉ फॉर्मेट प्रिपेयर करेंगी। माने कि उसके लिए कानून तैयार किया जाएगा। जो आर्टिकल्स आप देखते हो ना आज की डेट में, अनुच्छेद या आर्टिकल्स, वो खुद कमिटीज ने दिया था और उसको जो प्रस्ताव थे उस पे बहस करके ये पूरी जो प्रारूप समिति थी वो प्रस्तावित करती थी। तो अकेले अंबेडकर जी ने ये नहीं लिखा था, ये तो बाद में लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि अंबेडकर जी ने ही संविधान लिखा। हालांकि वो चीफ आर्किटेक्ट हैं, लेकिन वो खुद कहा करते थे, आप उनके स्टेटमेंट सुनिए कि भाई ये आप लोगों को मिसकॉन्सेप्शन है, मैंने ये संविधान नहीं लिखा, ये संविधान सब लोगों की सामूहिक योगदान की देन है। और हमारी प्रारूप समिति में भी बहुत सारे मेंबर्स हैं जो ये काम कर रहे हैं। और ये सारी कमिटीज, जैसे एक मैं उदाहरण देता हूं, संविधान में प्रियम्बल या उद्देशिका या प्रस्तावना, वो जो जवाहरलाल नेहरू जी हैं उनकी देन है। उन्होंने काफी उस पे उद्देशिका या प्रियम्बल पे बहुत महत्व दिया उसका। और यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी जो बनी, संघ संविधान समिति, उसके चेयरमैन नेहरू जी थे। यूनियन पावर्स कमेटी, जो केंद्र सरकार की शक्तियां होंगी संघ की, उसकी भी कमेटी के चेयरमैन नेहरू जी थे। इसके अलावा जो मौलिक अधिकारों की कमेटी थी, फंडामेंटल राइट्स की, पटेल जी उसकी अध्यक्ष थे, चेयरमैन थे। माइनॉरिटीज कमेटी के पटेल जी थे चेयरमैन। इसके अलावा इस प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन, जो राज्यों के संविधान होंगे, उसके भी पटेल जी थे। प्रोसीजर कमेटी के चेयरमैन मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। पूरी संविधान सभा के अध्यक्ष जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो ये सामूहिक योगदान था। ड्राफ्टिंग कमेटी का काम ये था कि जब पूरी संविधान सभा बैठे और जो प्रपोजल दे, प्रस्ताव दे, तो उसको कानून का रूप देना और उसके ऊपर बहस करना और लोगों की जिज्ञासाओं को शांत करना और उस पर भी बहस डिबेट करना। तो खुद अंबेडकर जी कह रहे थे कि भाई ये संविधान मैंने अकेले नहीं लिखा है, एक टीम के कैप्टन जैसा वो काम कर रहे थे। जैसे एक कैप्टन होता है टीम में, किसी भी फुटबॉल टीम हो, क्रिकेट टीम हो, उसमें एक कैप्टन का जो रोल होता है, वही काम डॉक्टर अंबेडकर कर रहे थे। तो अब इसी में एक और बात कि क्या ये प्रारूप समिति जो कानून बना रही थी, क्या ये भी अंबेडकर जी ने अकेले लिख दिया? तो इसका भी उत्तर है, खुद अंबेडकर जी ही देते हैं कि नहीं भाई, ये जो ड्राफ्ट या मसौदा या कानून या आर्टिकल जो बनाया गया है, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन तो डॉक्टर अंबेडकर बनते हैं अगस्त 1947 में। और यहाँ पे 1946-47 में ही एक व्यक्ति हैं जो भारत के पहले इंटरनेशनल कोर्ट में परमानेंट जस्टिस बने 1953-54 में, बीएन राव। बीएन राव, बेनेगल नरसिंह राव, ये एडवाइजर हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी के एडवाइजर हैं, एडवाइजर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। और खुद अंबेडकर जी कहते थे कि इन्होंने अकेले 60 देशों का जो है संविधान पढ़ लिया था और इन्होंने पहले ही पूरे संविधान का मसौदा अकेले तैयार कर दिया था। तो जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन अंबेडकर जी बने और उन्होंने कहा कि संविधान ऐसे बनेगा, ऐसे कानून होंगे, उसका पूरा मसौदा पहले ही ये दे चुके थे बीएन राव। इनके बारे में हम बिल्कुल चर्चा ही नहीं करते या जानकारी कम है, लेकिन खुद अंबेडकर जी कहते हैं कि बीएन राव ही ओरिजिनली वो ड्राफ्टिंग जो है बनाने वाले हैं संविधान का, अकेले ही लिख दिया पूरा संविधान और उसके अनुच्छेद। ड्राफ्टिंग मतलब बहसें जो हुई थी प्रस्तावना की, उसका पूरा कानून का किताब ये पूरा अकेले लिख दिए, क्योंकि ये कलकत्ता हाई कोर्ट में जज रहे थे, फिर उसके बाद ये इंटरनेशनल कोर्ट में चले गए, भारत के पहले इंटरनेशनल कोर्ट के जज हैं स्थाई। तो कहने का मतलब ये है कि इन्होंने पूरा दिया और इसी को आधार बना के जो अंबेडकर साहब वाली
ड्राफ्टिंग कमेटी थी, उसने संविधान का मसौदा लिखा, जो कानून आर्टिकल्स दिखते हैं वो लिखे। तो यहां तक तो ये बातें क्लियर हो गई कि भाई कुछ बातें हमने क्लियर की कि संविधान दिवस क्यों मनाया जाता है। भाई इसलिए क्योंकि हमने अडॉप्ट किया था और हम चाहते हैं कि संविधान के बारे में लोगों को जानकारी हो, इसलिए संविधान दिवस मनाते हैं। पहले ये लॉ डे के रूप में मनाया जाता था। दूसरी बात यह है कि क्या संविधान को अंबेडकर जी ने ही लिखा, तो इसका भी उत्तर मिल गया कि दिस एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट रिटन बाय सिंगल हैंडेडली अंबेडकर जी। However, he was the captain of entire team. वो कैप्टन है लेकिन पूरा संविधान उन्होंने नहीं लिखा है, और ये बात तो खुद ही कह रहे हैं। अब आज की व्याख्या के हिसाब से नहीं, वो जो वो कहेंगे उनकी बात सत्य होगी। फिर वो कहते हैं कि जो ड्राफ्टिंग कमेटी है उसने जो मसौदा तैयार किया है संविधान का, जो विभिन्न प्रस्तावों को कानून का रूप दिया है, वो बी एन राव पहले तैयार कर चुके हैं। तो वो खुद कहते हैं कि ऑल क्रेडिट गोज टू बी एन राव फॉर द ड्राफ्टिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हमने तो खाली उसको एक रूप दिया है, लोगों की चिंताओं के ऊपर बहस की है और उसकी जिज्ञासाओं को शांत किया है। तो ये बातें हो गई। अब अगली बात ये है कि भाई जब हमने, मूल मुद्दा तो हमारा यही था कि 26 नवंबर को जब हमने कह दिया कि संविधान दिवस मनाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन डे, तो इस दिन करते क्या है ये तो आपको पता ही नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन डे जब मनाते हैं तो हमारा टास्क क्या होगा। देखिए भाई, ऑफिशियली इस दिन क्या किया जाता है, टाइम निर्धारित कर दिया गया है कि 10 बजे से लेके और 6:45 सायंकाल तक एक टाइमिंग है। अब इस दौरान में संसद के, अब जैसे आज क्या किया गया, तो संसद के सेंट्रल हॉल में, जो पुराना वाला है, ओल्ड संसद है, उसके सेंट्रल हॉल में सभी लोग जुटे। प्रेसिडेंट, पीएम, लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला जी, राहुल गांधी अपोजिशन लीडर और सारे लीडर्स जुटे और उनके सामने प्रियम्बल पढ़ा गया। ये प्रियम्बल और जो प्रस्तावना है वो एक तरीके से सेंट्रल आइडिया है संविधान का। प्रियम्बल इज सेंट्रल आइडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और प्रियम्बल या उद्देशिका या प्रस्तावना लिखने में नेहरू जी का योगदान है, नेहरू जी आ ही जाते हैं बीच में। तो प्रियम्बल का पाठ किया गया, रीडिंग की गई सबके सामने, और कहा गया कि हम संविधान को बचा के रखेंगे, अक्षुण्ण रखेंगे और हम आगे तक इसी भावना को फॉलो करेंगे। तो सेंट्रल हॉल में ये पढ़ा गया, सबने इसको पढ़ा। दूसरा काम ये हुआ कि पहली बार ये किया गया, इस बार वाले में उन्होंने कहा गया कि भाई 9 डिजिटल भाषाओं में, 9 डिजिटल मतलब इसकी जो वर्जन जारी की गई, डिजिटल भाषाओं में जो लोकल लैंग्वेजेस हैं, तो संविधान की प्रस्तावना की जो रूपरेखा है उसको जारी किया गया। एक ये नया काम हुआ। फिर एक और काम हुआ कि जितनी हमारी ग्राम पंचायतें हैं, 2.63 लाख, लगभग 2 लाख, 2.6 मतलब 2.25 लाख के आसपास हमारे पास जो ग्राम पंचायतें हैं उनमें प्रियम्बल का पाठ किया गया, प्रस्तावना का पाठ किया गया, और विभिन्न तरीके के सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए, कंपटीशन किया गया, चित्रकारी का आयोजन किया गया। स्कूल कॉलेजेस में कहा गया कि भाई आप जो है इसको मनाइए। ये तो ऑफिशियल लेवल पे हो गया। सभी सरकारी स्कूल कॉलेजेस में भी इस तरीके की प्रियम्बल का पाठ किया गया और इस तरीके के जानकारी जागरूकता बढ़ाने के काम किए गए। और ये सब करते हुए उद्देश्य रखा गया, कहा गया कि इस बार का थीम क्या होगा, हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान। ये सब एग्जाम में पूछते भी हैं। थीम माने एक ध्येय वाक्य, मान लीजिए कि आर कॉन्स्टिट्यूशन, आर प्राइड, हमारा संविधान और हमारा स्वाभिमान। इस बार संविधान को लेके खूब चर्चा भी हो रही थी। अपोजिशन लीडर्स कह रहे थे, राहुल गांधी भी कह रहे थे कि संविधान संकट में आ गया है, और अपोजिशन डिमांड ये उठा रहा था, विरोध कर रहा था कि भाई मोदी जी की सरकार में संविधान खतरे में, इसलिए इस बार का रख दिया गया थीम कि आर कॉन्स्टिट्यूशन आर प्राइड। तो इस तरीके की बातें रख दी गई। अब इसका उद्देश्य यही है कि भाई इतनी मेहनत से संविधान बनाया गया और नागरिकों के अधिकारों के लिए ही तो संविधान है। संविधान है क्या? वो दस्तावेज है जो नागरिकों को अधिकार देता है, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, और साथ ही व्यवस्था को चलाने के निर्देश देता है। चाहे वो सरकार हो, चाहे वो न्यायपालिका हो, चाहे वो कोई भी व्यवस्था हो,
संसद हो, सबको चलाने के निर्देश देता है। कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटन गाइडलाइंस एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑन विच entire system is working. Even aspirations of people are fulfilling through the articles of the constitution. Political, social, economical, cultural aspirations are getting authority source from the Indian constitution. Even constitution is providing us political, social, economical, cultural guidelines. Parliament, executive means government, parliament means legislature, judicial authorities are working on the guidelines of constitution. तो संविधान सब कुछ तो बता रहा है कि कैसे किया जाए। तो ये अगर जागरूकता नहीं होगी लोगों में, अगर इस तरीके की जिज्ञासा नहीं होगी, तो फिर अगर हम संविधान ही नहीं जानेंगे तो फिर लोकतंत्र कमजोर होगा। तो यही उद्देश्य है संविधान दिवस को मनाने का। तो इसमें कुछ सवालों को हमने हैंडल किया और यही यूपीएससी और राज्य लोक सेवा आयोगों की डिमांड है कि टॉपिक को थोड़ा टोटलिटी में समझा जाए, थोड़ा विस्तृत तरीके से समझा जाए, जिसमें फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट्स का बैलेंस हो। और यही काम हम अपनी सेशंस में कर रहे हैं। जब हम इसको और डिटेल में पढ़ते हैं, जब हम सिलेबस के हिसाब से पढ़ते हैं, कोर्स में पढ़ते हैं, तो ये मामले और डिटेल हो जाते हैं। अभी तो खाली एक तरीके से समझिए कि ये एक इंट्रोडक्शन है उस टॉपिक का जो आपके यूपीएससी और राज्य लोक सेवा आयोगों के सिलेबस में वर्णित है। लेकिन ये न्यूनतम जानकारी है। जैसे आप एग्जाम देने जाते हैं तो आपसे कहा जाता है कि मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ग्रेजुएशन और 21 ईयर्स इतना होना ही चाहिए, 21 वर्ष और ग्रेजुएशन, तब आप एग्जाम में अपियर होंगे। इसका मतलब ये थोड़ा नहीं कि सेलेक्ट हो जाएंगे, आपको और भी पढ़ना पड़ेगा, तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक वैसे ही ये मिनिमम नॉलेज क्राइटेरिया है, ये मिनिमम जानकारी होनी चाहिए टॉपिक के बारे में, तब आप उस एग्जाम को समझने के लिए और क्रैक करने के लिए तैयार हैं। तो बताइएगा कि ये सेशन कैसा लगा। अगर सेशन पसंद आए तो इसको लाइक करिए और कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा। मिलेंगे अगले सेशन में इसी तरीके की कुछ बातों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।